अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन कि जो किस चीज़ से रिलेटेड है, ईडियम्स से रिलेटेड, राइट। ईडियम से रिलेटेड है। अब ईडियम्स से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सुने कि एग्जामिनर जब भी आपको ईडियम्स देगा तो वो आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन में एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि सपोज यूज़ एनी 5 of the following idioms in meaningful सेंटेंसेस। ठीक है, वो कहेगा कि आपने क्या करना है, आपने गिवन ऑप्शंस में से सपोज 5 ईडियम्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस में, नहीं मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। ठीक है, अब ईडियम्स से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईडियम्स नॉर्मली होते क्या हैं। ईडियम्स को आप यूँ कह सकते हैं कि वर्ड्स कुछ और कहते हैं और उसके मीनिंग्स कुछ और होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्ड्स कुछ और कहते हैं। ईडियम्स के मीनिंग्स जो हैं वो हमेशा नॉर्मली आपको नज़र आएंगे किस तरह के होंगे, इम्प्लिसिट। ठीक है, जब हम कहते हैं ना इम्प्लिसिट, इट मीन्स उसके मीनिंग्स होते हैं हिडन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि नज़र आपको कुछ और आता है। ठीक है, यानी सरफेस पे कुछ और मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के, जबकि बॉटम मीनिंग्स जो हैं वो कुछ और होते हैं। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि कैसे। अब देखिए, ईडियम्स को डिफाइन करने के लिए हम एक ईडियम यूज़ कर सकते हैं और मैं उस ईडियम का आपको कोड वर्ड बता देता हूँ। आप मुझे बताएं कि ये मैंने कौन सा ईडियम लिखा है जो असल में ईडियम्स को डिफाइन करता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ईडियम के मीनिंग को ईडियम के ज़रिए डिफाइन करे तो आप कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे। ये एक ईडियम है जिसका मैंने आपको एक हिंट दिया है, आप ज़रा बताएं। RBTL। चलिए मैं लिख देता हूँ कि RBTL का मतलब कौन सा ईडियम है। रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये एक ईडियम है कि जो डिफाइन करता है किस चीज़ को, ईडियम्स को। तो फिर आप कहेंगे कि सर मतलब RBTL या रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है कि अल्फाज के पीछे छुपी हुई बात को ढूंढना। ठीक है,
अल्फाज के पीछे छुपी हुई बात को ढूंढना, यानी अल्फाज आपको कुछ और बताएंगे और उसके मीनिंग्स कुछ और होंगे, राइट। फिर आप कहेंगे सर ईडियम्स को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। अब ईडियम्स कुछ इस तरह हैं कि हम ईडियम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी जिसको हम सीख सकते हैं थ्रू डिकोडिंग, किस चीज के जरिए? डिकोडिंग के जरिए। दूसरा, ईडियम्स को हम सीखेंगे किस चीज के जरिए? क्रैमिंग के जरिए, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर डिकोडिंग के जरिए कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एक काम करना है, देखिए ईडियम्स की कोई भी बुक उठा ले, कोई भी बुक उठा ले, स्पेसिफिक नहीं बता रहा, कोई भी बुक उठा ले, ठीक है। उसमें एक काम करें, आप एक ईडियम देखें, ठीक है, उस ईडियम को ब्रेक करें, किस चीज में? वर्ड्स में। उस ईडियम को वर्ड्स में ब्रेक करें, फिर हर वर्ड को अलग अलग डिकोड करें, ठीक है। फिर हर वर्ड को अलग अलग डिकोड करें। तो जब आपने डिकोड कर लिया, फिर आप अपने माइंड में ये सोचें कि यार ये वर्ड्स जो मैंने डिकोड किए हैं, इस हवाले से मेरे ख्याल में इस ईडियम के ये मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी मीनिंग्स आ रहे हैं ईडियम के थ्रू डिकोडिंग डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द ईडियम, राइट। तो आपने क्या करना है, वो मीनिंग आप लिख लें, वो आप लिख लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बुक में उसके मीनिंग क्रॉस चेक कर लें, यानी एक तो वो मीनिंग कि जो आपने डिकोडिंग के ज़रिए निकाले, और दूसरा वो एक्चुअल मीनिंग्स जो बुक में मौजूद है। तो आप देखेंगे कि कभी कभार आप की डिकोडिंग सही होगी, कभी कभार गलत होगी, या अक्सर गलत होगी, कभी कभार सही होगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। आपने क्या करना है, आप ये ज़हन में रखें कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने फर्दर इसी तरह ईडियम्स को लेके चलना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपकी डिकोडिंग बिल्कुल गलत होगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी डिकोडिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब देखें कैसे। एक ईडियम को 2011 के CSS एग्ज़ाम में आया था, और वो ये ईडियम था, टू वॉक विद गॉड, ठीक है। अब ये ईडियम से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब हम 2010 में लाहौर गए थे तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पर टीचर ने हमें ईडियम्स के लिए एक बुक सजेस्ट की, फॉरेन ऑथर की, मैकमोर्डी की बुक। उस वक्त शायद कोई 900-950 रुपये की थी, उसमें हज़ारों ईडियम्स थे। टीचर ने कहा कि ये बुक है, इसमें से ईडियम्स तैयार कर लें, आपकी CSS के ईडियम्स हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो वो बुक ख़रीदी, मैंने तो नहीं ख़रीदी, मेरे फ्रेंड्स ने ख़रीदी। एक दोस्त हमारा बैठ गया और उसने उस बुक के ईडियम्स को रट्टा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। बाद में जब एग्ज़ाम आया तो उस बेचारे ने जो 3-4 हज़ार ईडियम्स रट्टा लगाए हुए थे, उनमें से हार्डली एक ईडियम ही एग्ज़ाम में आया। यानी बेचारे ने 3-4 हज़ार ईडियम्स याद किए थे और उसमें से सिर्फ एक ही आया, राइट। मैंने क्या किया, स्पेशली हमारे ग्रुप ने और मैंने क्या किया, हमने ये बुक नहीं ख़रीदी। हमने ये कहा कि भाई हम अपनी डिकोडिंग पे काम करेंगे,
ठीक है, हमने डिकोडिंग पे काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जब हम कहते हैं ना वॉक मीन्स चलना विद किसी की कंपनी में, और गॉड का मतलब यहाँ पर वर्चू है, यानी अल्लाह मीन्स नेकी, राइट। तो अब आप अगर इस हिसाब से देखिए, टू वॉक विद गॉड यानी एक बंदा अगर आपको नज़र आए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार ये फलां बंदा जो है ये खुदा के साथ चलता है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा क्या मतलब? तो फिर वो ये कहेगा कि यार जब आप किसी के साथ चलते हैं तो मतलब आप उसके साथ एग्री करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। तो फिर हम ये कहेंगे, अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो नेक काम कर रहा है, वो अच्छे काम कर रहा है, राइट। टू वॉक विद गॉड मीन्स टू डू गुड डीड्स, टू डू वर्च्यू। तो इससे रिलेटेड फिर हमने एक सेंटेंस भी बनाया कि Allah has promised paradise for those who walk with God and part ways with the Satan। ठीक है, यस, नेकी की राह में चले। अब इस सेंटेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस ईडियम को सिर्फ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं किया, बल्कि ये देखिए मैंने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ किया है। अब इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नत का उन लोगों के साथ जो अल्लाह पाक के साथ चलते हैं, यानी जो नेक काम करते हैं, ठीक है। एंड पार्ट वेज विद द सैटन, और राहें जुदा कर लेते हैं, किससे? शैतान से। तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा अगर हम किसी से राह जुदा कर लेते हैं इसका मतलब हम उससे दूर हो जाते हैं, और जब हम शैतान से दूर हो जाएंगे तो मतलब हम गुनाह से दूर हो जाएंगे, हम बदी से दूर हो जाएंगे, और जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे तो मतलब हम नेकी की राह पर चलेंगे। और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बशारत दी है, वादा किया है, किस चीज़ का? जन्नत का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रा ज़हन में रखें। तो फिर आप कहेंगे कि अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड पैराडाइज फॉर दोज हु वॉक विद गॉड एंड पार्ट वेज विद द सैटन। अब देखिए, बेशक आपको किसी ईडियम के मीनिंग्स आते हैं, राइट। अब फिर मैं वही बात करूँगा कि एग्जामिनर जो है वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को स्कैन तो नहीं करेगा कि अच्छा मैं ज़रा देख लूँ कि ये सरफराज के दिमाग में इस ईडियम के मीनिंग्स हैं या नहीं, ठीक है। बल्कि आपने क्या करना है, आप जब एक सेंटेंस बनाएंगे, कैसा सेंटेंस? मीनिंगफुल सेंटेंस, तो उससे फिर ये होगा कि एग्ज़ामिनर को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि आपको उस ईडियम के मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ। अगेन उसी साल 2011 में, ठीक है, अगेन CSS के एग्ज़ाम, राइट। अब उसमें फिर यही चीज़ थी कि एक और ईडियम था, राइट। अब वो ईडियम क्या था देखें ज़रा।
ऑन द थिन आइस। ठीक है, ऑन द थिन आइस। ठीक है, अब ऑन द थिन आइस अगर आप देख लें, आपके पास 4 वर्ड्स हैं इसमें, राइट। ऑन आपको पता है एक प्रेपोजिशन है और ये यूज होता है किस चीज़ के लिए? पोजीशन के लिए। ठीक है, अब आइस की जब आप बात करते हैं तो आइस यानी बर्फ, और बर्फ में क्या क्वालिटी होती है कि ये पिघल जाती है। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि एक बंदे को उसके गले में फंदा डाला हुआ है, ठीक है, और उस फंदे को ऊपर किसी चीज़ से लटकाया हुआ है और उसे खड़ा कर दिया है किस चीज़ के ऊपर? बर्फ़ के ऊपर, राइट। तो अब ये बताएं कि वो बंदा मरेगा या नहीं? राइट। तो फिर आप कहेंगे कि सर लाजमी बात है कि जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लटक जाएगा और वो मर जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये एक बर्फ़ जो है वो खुद रिलायबल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? वो पिघल जाती है। ठीक है, हाँ, अगर आप ये कहें कि एक तो बर्फ़, दूसरा थिन, राइट। तो आप ये देख लें कि एक बंदा बर्फ़ पे खड़ा है, ठीक है, और वो बर्फ़ भी कैसी बर्फ़ है? बिल्कुल पतली सी बर्फ़ है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है, राइट। तो ऑन द थिन आइस का मतलब ये हुआ कि इन क्रिटिकल कंडीशंस, इन क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस जब अटेम्प्ट किया था, ये इडियम जब अटेम्प्ट किया था 2011 में, उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आप उसको गूगल भी कर लें। वो था सलाला चेक पोस्ट का एक इंसिडेंट। ठीक है, उसमें क्या था कि सलाला पाकिस्तान में है। ठीक है, नेटो फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स आए थे और उन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे हमला कर दिया था। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने कहा था कि भाई यार वो गलती से हमसे हो गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का फेलियर था। लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो जान की बाजी हार गए, राइट। तो फिर सेंटेंस जो हमने लिखा कि आफ्टर द सलाला चेक पोस्ट इंसिडेंट, कॉमा, पाक US relations have been on the thin ice। ठीक है, तो फिर आप कह देंगे कि भाई सलाला चेक पोस्ट का जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान और USA के जो रिलेशंस थे वो कैसी कंडीशन में थे? वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब इससे पता चला कि अगले बंदे को इस ईडियम के मीनिंग्स आते हैं। किस चीज़ के? ऑन द थिन आइस। तो जब कभी आप इस तरह का एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर उन ईडियम्स के उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं,
आपने सिर्फ और सिर्फ उन ईडियम्स को यूज़ करना है किस चीज़ में? मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। ठीक है, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा उस ईडियम को पहली दफ़ा पढ़ रहा है तो आपका सेंटेंस पढ़ते ही उसका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि उसको उस ईडियम के मीनिंग्स समझ आ जाए। ठीक है, नहीं अक्सर ना इंग्लिश में भी इन मीनिंग्स लिखने ना उर्दू में मीनिंग्स लिखने, सिर्फ आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऐसा सेंटेंस कि जिसको देखकर पढ़कर एग्जामिनर को कंफर्म हो जाए कि हाँ वाकई आपको इस ईडियम के मीनिंग्स आएंगे। ठीक है, फरी बलोच चीज़ जहन में रखें कि एग्जामिनर जो है वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ मीनिंग्स बताएं, बल्कि वो ये कहेगा मीनिंगफुल सेंटेंस आपने उसका बनाना है। राइट, चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखिए, हम एक और इडियम इसमें यूज़ कर देते हैं कि एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो। फिर जब हम देखते हैं एट, अगेन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो आपको बताएगा किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में, प्लेस के बारे में। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि एट अ स्टोन्स थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना, क्या चीज़? पत्थर। यानी एक चीज़ इतने फासले पर है कि अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो वो आपकी पत्थर के रेंज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट, यस फातिमा खान, इसका मतलब ये हुआ वेरी नियर, बहुत करीब। ठीक है, तो आप जब ये कहेंगे एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह पर है कि अगर आप एक पत्थर भी फेंकेंगे तो उस तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, हमारे जो सोसाइटी है उसमें चीज़ें भी बड़ी डिफरेंट होती हैं। अब कैसे, ज़रा देखिए, ये थोड़ा सा फनी है, इसको एंजॉय करना है, इस पर मुंह नहीं बनाना, इस पर नाराज़ नहीं होना। ठीक है, एक जगह मैं कोई जोक पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि भाई जब ये अंग्रेज़ों के बच्चे सपोज़ अगर किसी ऊंची जगह पे जाते हैं, सपोज़ वो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हैं, तो जब वो वहाँ से देखेंगे तो वो चारों तरफ देखेंगे और कहेंगे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई अंग्रेज़ों के बच्चे ये करते हैं। और हमारे बच्चे नॉर्मली, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ वाले को कहते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ से नीचे थूकते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किसकी थूक जो है वो ज़मीन तक पहुँचती है। ठीक है, अब देखिए, एक क्या कह रहे हैं कि कितनी अच्छी सीनरी है और दूसरा इस चीज़ में कंपटीशन कर रहे हैं। इवन ईडियम्स में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब अंग्रेज़ ये कहते हैं कि भाई कोई जगह इतनी करीब है कि अगर आप पत्थर भी फेंकेंगे तो आपका पत्थर भी वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी उर्दू में कौन सी एग्जाम्पल यूज़ करते हैं? हम ये करते हैं कि यार उसका घर इतना नज़दीक है ना कि अगर मैं अपने घर से थूकूंगा ना तो उसके घर तक पहुंच जाएगी। अब मतलब एग्जाम्पल भी तो आपको ये ऐसी देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडियम्स को चले हम, मैंने कहा ना अगर एट अ स्टोन्स थ्रो को अगर हम उर्दू में कन्वर्ट करें तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा होगा। अच्छा, अब चले आपको मीनिंग आ गए हैं कि सर बस मैंने जज कर लिया है कि एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है कि वेरी नियर। अब मीनिंग आना काफ़ी नहीं है। आई रिपीट एंड आई रिपीट, आपने इसको ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ करना है कि आप के सेंटेंस से अगले बंदे तक आप
का मैसेज ऐसा पहुंचे कि उसको ईडीएम समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आई डू नॉट टेक माई कार टू द ऑफिस, ठीक है, फॉर इट इज एट a stone's throw from my house, right? Yes, my house has a stone throw difference from my office, has a stone throw difference from my house. इवन आई डोंट नीड टू गो इन कार, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आप कहेंगे आई डोंट टेक माई कार टू, मैं अपनी गाड़ी जो है ना वो ऑफिस जाते हुए इस्तेमाल नहीं करता, नहीं ले जाता। अभी क्यों नहीं ले जाते हो यार? क्योंकि इट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, क्योंकि ये मेरे घर से इतने कम फासले पर है कि अगर मैं एक पत्थर भी फेंकूंगा अपने घर से तो वो मेरे ऑफिस तक पहुंच जाएगा। तो ये होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये आप ध्यान में रखें कि आपने सेंटेंसेस को मीनिंगफुल, सॉरी, इडियम्स को मीनिंगफुल सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखिए, इसमें आपने ये चीज़ ज़रा माइंड में रखनी है कि आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, आप उसमें से एक इडियम उठाएं, राइट, उस इडियम के वर्ड्स को इसी तरह ब्रेक करें, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपने माइंड में सोचे कि यार मुझे लगता है इसके ये मीनिंग्स हो सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यूं करें, वो मीनिंग्स माइंड में रखें, फिर जाकर बुक में मीनिंग्स देख लें। तो फिर आपको या तो ये पता चल जाएगा कि आपने जो डिकोड किया वो ठीक था या गलत था, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता, देखिए शुरू में आपकी डिकोडिंग गलत होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ईडीएम से आपकी डिकोडिंग जो है ना अप टू द मार्क होगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, डिकोड करेंगे, मीनिंग देखेंगे, डिकोड करेंगे, मीनिंग देखेंगे, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिकोडिंग आहिस्ता आहिस्ता और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है, और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। यस बिनिश फातिमा, मुझे सिर्फ सैटरडे तक का टाइम दे दे, क्योंकि आज और कल मेरी क्लासेस हैं, एकेडमी में भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, तो ये सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है, एक दिन मैं फैमिली के लिए रख लेता हूँ और एक दिन अपनी ये स्टूडेंट्स वाली फैमिली के लिए रख लेता हूँ, और उसमें मैं इंशाल्लाह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं उसकी भी एक लिस्ट शेयर करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उसकी भी लिस्ट शेयर करूँगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, मैं उनकी भी लिस्ट शेयर करूँगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रा दे दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ईडियम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। फिर एक और चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको याद हो, यस फरी बलोच टॉपिक्स भी इंशाल्लाह मैं सैटरडे वाले दिन उस पर काम करके आपको बता दूँगा। अच्छा, फिर आपने करना क्या है, देखिए पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई ईडियम्स की बुक है, एक तो आपने अपनी डिकोडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, और किस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है अभी मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ उसमें आपने ये देखना है कि उन ईडियम्स पे स्पेशल फोकस करें जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं, बी से स्टार्ट होते हैं, या फिर सी से।
उन ईडियम्स पे स्पेशल फोकस करें जो एल से स्टार्ट होते हैं, एम से स्टार्ट होते हैं या एन से, और उन ईडियम्स पर स्पेशल फोकस करें जो आर से स्टार्ट होंगे, एस से स्टार्ट होंगे या फिर टी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नहीं असनात सैटरडे और संडे हमारा ऑफ होता है, तो अब मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं हो रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एक चीज़ मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि टेस्ट के बारे में, चूंकि आप लोग परेशान हैं कि सर ये ना हो, जल्दी हो जाए, हमारी तैयारी नहीं हो, तो मैं यूं करूंगा कि मुझे सैटरडे संडे जब भी मिला मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम बता दूंगा कि भाई किस वक्त हमारी क्लास है। वो दिन में भी हो सकती है, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, बस जब भी होगी वो मैसेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और वो वीडियो जो है, लेक्चर जो है, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसकी अरेंजमेंट ज़रूर कर दूँगा। चलें, तो आपने क्या करना है, ABC वाले, LMN वाले और RST वाले, इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स को आपने क्या करना है, इस तरह इन लेटर्स पे लेके चलना है। राइट, अच्छा, फिर एक और चीज़ देखिए, ईडियम्स के लिए मैंने कहा ना कि एक तो ये लेटर्स आपने माइंड में रखने हैं। दूसरा, सपोज अगर मैं भी कोई एग्ज़ामिनर होता ना, तो मैं क्या करता, मैं कोई एक दो ईडियम्स पास्ट पेपर्स में से भी दे देता। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम ये पास्ट पेपर्स वाले ईडियम्स पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं, आपका कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपने एक एक मार्क के लिए लड़ना है, एक एक नंबर के लिए आपने लड़ना है। ठीक है, तो आपने ईडियम्स को भी फुल्ली फोकस करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी, पेयर ऑफ वर्ड्स को भी, इन सब को। ठीक है, अब चलिए देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपके पास आता है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब देखिए पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ये बिल्कुल भी राइट कंसेप्चुअल नहीं है। चलिए मैं हाफिज़ इमरान गोला साहब को वो रिप्लाई दे देता हूँ। देखिए हाफिज़ साहब, जब कभी हम कोई बुक ख़रीदते हैं ना, सबसे पहले हम बुक का शुरू का हिस्सा देखते हैं, शुरू के कुछ पेजेस देखते हैं, ये शुरू के लेटर्स। फिर हम क्या करते हैं, हम एकदम से आखिर वाले पार्ट की तरफ चले जाते हैं, ये आखिर वाले लेटर्स। फिर हम बुक के बीच में कुछ पेजेस देख लेते हैं, तो ये बीच वाले। तो ये असल में लॉजिक है कि आप देखें पास्ट पेपर्स में भी मोस्टली आपकी जो ईडियम्स आते हैं वो या तो ABC से मोस्टली होंगे अक्सर, या LMN से, या फिर RST से। ठीक है, ईडियम्स के लिए आपने क्या करना है, एक तो डिकोडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, और कुछ ईडियम्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर डिकोडिंग अप्लाई नहीं होती है, आपने उन्हें क्लियर कट रट्टा लगाना है। ठीक है, यस हुमा खान, मैं भी कोशिश करूँगा कि ईद की छुट्टियाँ ना दूँ, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, ईद के 3 दिन है, मैं ईद वाले दिन भी क्लास ले सकता हूँ। यह फिर अलग ऑप्शन है कि आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल रहेगा। तो हम यूँ नहीं करेंगे, जैसे सपोज़ एकेडमी में तो हम मजबूर हैं कि एक स्टूडेंट कोयटा आया हुआ है, उसने ईद गुजारने जाना है, तो वो ईद से 3 दिन पहले भी छुट्टी करेगा, ईद की 3 दिन छुट्टी करेगा। फिर वो ईद में जो कुर्बानी का जो गोश्त होगा, जब तक वो 10 दिन में ख़त्म ना कर ले, वो वापस नहीं आता। यानी ये कुल मिलाकर एटलीस्ट कोई 10 से 14 छुट्टियाँ हो जाती हैं। किन स्टूडेंट्स के लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा तो एकेडमी वाला वो इशू है ही नहीं। ठीक है, तो हम ईद के 3 दिन छुट्टी रख लेंगे, राइट।
मैं कोशिश करूँगा कि इन 3 दिन के अलावा छुट्टी ना करूँ, और मेरा कोई पता नहीं लगता। हो सकता है मैं ईद वाले दिन भी 1 घंटा निकाल कर कोई लेक्चर वगैरह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, देखिए उमाइमा, क्रैमिंग के लिए कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, नहीं उमा खान, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एकेडमी में जो पढ़ते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। आप लोगों को तो मैंने सिर्फ ईद के 3 दिन की छुट्टियाँ देनी है बस। ठीक है, तो जिन्होंने जाना है विलेज वो बिल्कुल जा सकते हैं। जब वापस आएंगे तो उनके लेक्चर बिल्कुल महफूज उनके पास पड़े रहेंगे। अच्छा देखिए, ईडियम्स का मैंने आपको कहा ना कि कुछ ईडियम्स ऐसे हैं कि जिनको आपने क्रैम करना पड़ता है। ठीक है, अब सपोज द एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, फिर अगर मैं ये कहूँ कि यार आंखों का सेब, अब मैं कहूँगा यार ये आंखों में कहाँ सेब होता है, ये आंखों में कैसे सेब आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये डिकोडिंग से नहीं बस। तो फिर जब मैं ये कहूँ ना द एप्पल ऑफ वंस आई, आपने इसको रट्टा लगाना है कि द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है वेरी डियर, जो बहुत ज़्यादा अजीज हो। ठीक है, तो अब यही पॉइंट हो गया। कुछ को आपने क्रैम करना है, कुछ के लिए आपने डिकोडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, अब आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिए। पेयर ऑफ वर्ड्स में वो आपको 2 वर्ड्स देगा। सपोज उसने आपको एक वर्ड दिया है एक्सेप्ट, और एक वर्ड आपको दिया है एक्सेप्ट, राइट। अब पेयर ऑफ वर्ड्स को ज़रा मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूँ। अच्छा, आई होप ईडियम्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ईडियम्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यस अहमद बरामज़ई, मैं वोकेबलरी पर भी ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा। ठीक है, ईडियम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में तो एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि आपको जो एक पेयर दिया गया होगा, अगेन आपने इन दोनों को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आई रिपीट, आपने इन दोनों को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अगेन इसके ऊपर वही रूल अप्लाई होगा जो ईडियम्स के लिए हैं, यानी वो सेंटेंसेस कैसे हों, मीनिंगफुल हों। और मीनिंगफुल का भी मैंने आपको बताया कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस का मतलब ये है कि अगला बंदा अगर उस वर्ड को पहली दफ़ा भी पढ़ रहा है तो आपके सेंटेंस को पढ़ते ही उससे क्लियर हो जाए कि इसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, राइट। ना ही आपने ईडियम्स के मीनिंग्स बताने हैं उर्दू में या इंग्लिश में, ना ही आपने वन पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं इंग्लिश में या उर्दू में, बल्कि आपने उन्हें मीनिंगफुल सेंटेंसेस में यूज़ करके एग्जामिनर को ये चीज़ क्लियर करनी है कि मुझे इस ईडियम या इन पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। अब सपोज, राइट, अब मैं ये कहूँगा कि माय सुपरवाइजर accepted my synopsis because it
was free from plagiarism। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा सुपरवाइज़र है, उसने सिनॉप्सिस को क्या किया जब वो सिनॉप्सिस क्या था, बिल्कुल आज़ाद था किस चीज़ से, प्लेजरिज्म। तो फिर आप कहेंगे ठीक है, अगर सिनॉप्सिस में प्लेजरिज्म नहीं होगी तो एग्जामिनर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अब सपोज अगर मैं ये कह दूं, अब दूसरा सेंटेंस मैंने बनाना है किस चीज़ से रिलेटेड, एक्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैं कहूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट आसिफ participated in the games because he was suffering from fever। ठीक है, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वो कह रही कि सारे स्टूडेंट्स ने मां सिवाय आसिफ के पार्टिसिपेट किया गेम्स में, क्योंकि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कौन, आसिफ वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है कि आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है। मैंने कहा ना कि अगर कोई भी बंदा उसे पहली दफ़ा पढ़ रहा है, पहली दफ़ा पढ़ते हुए भी उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस वर्ड के मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों की तरफ से जो एक पॉइंट आ रहा है वो ये है कि शाबान बुख्ती कह रहे हैं कि सर सेंटेंस लेंथी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें में रखें। आपने ये नहीं करना कि आप लिख लें कि सपोज everyone was there except आसिफ। ठीक है, देखिए ये ऐसा सेंटेंस है कि ये उस बंदे को समझ आ जाएगा जिसे पहले से एक्सेप्ट के मीनिंग्स पता है। ठीक है, जबकि आपने ऐसा सेंटेंस बनाना है, आपने अगले बंदे के बारे में माइंड में ये चीज़ रखनी है कि यार ज़िंदगी में वो ये लफ्ज़ पहली दफ़ा पढ़ रहा है। राइट, तो आपने क्या करना है, सेंटेंस बेशक लेंथी हो, एक लाइन में ना हो, 2-3 लाइनों में हो, लेकिन आपने उससे ये चीज़ क्लियर करनी है कि मुझे इसके मीनिंग्स आते हैं। राइट, अब इसको ज़रा मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आप मुझे बताएं कि कभी आप लोगों ने कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैराग्राफ अटेम्प्ट किया है किसी एग्ज़ाम में? अगर किया है तो बता दें कि उसमें होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता देता हूँ, आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। देखिए, कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैराग्राफ में वो क्या करते हैं, वो आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, पैराग्राफ के बाद वो आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे
और फिर वो आपको ये कहेंगे कि इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए इन क्वेश्चन के आंसर्स दें, राइट। अब गलती क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वो बस पैराग्राफ को देखते हैं और लगाते हैं कि अच्छा दूसरी लाइन के यहाँ से तीसरी लाइन की यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। तो ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। आप कभी भी ये नहीं करते कि आप पैराग्राफ के अंदर से ही ये कह दें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। एग्जामिनर कभी भी आपको मार्क्स नहीं देता, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन की, इसके मीनिंग ज़रा समझ ले। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग। अंडरस्टैंड का मतलब है टू डिकोड समथिंग, राइट। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि सर आप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपने उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि अगले बंदे को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको पैराग्राफ समझ आ गया, ठीक है। अपने वर्ड्स में देना है, और अपने वर्ड्स में कैसे देना है कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आपको पैराग्राफ के इस क्वेश्चन की मीनिंग्स, इसके आंसर आपको आते हैं, राइट। सेम इज़ द केस विद पेयर ऑफ वर्ड्स, विद ईडियम्स। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन आंसर इस तरह से देना है कि अगला बंदा कहे यार वाकई इस बंदे को ये पैराग्राफ समझ आ गया है, ठीक है, और ये हमें इस चीज़ का आंसर दे रहा है। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स में फिर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अच्छा सर अगर पेयर ऑफ वर्ड में एक वर्ड सही बता दें और एक गलत बता दें तो आधा नंबर मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अगर मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो आपको दोनों के क्या बनाने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये नहीं है कि एक के मीनिंग्स आते हैं उसका सेंटेंस बनाया, आप कहेंगे सर दूसरे के नहीं आते थे, तो कम से कम एक का वो आधा नंबर तो दे देगा। बिल्कुल वो आधा भी आपको नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं ज़रा देखिए। पेयर ऑफ वर्ड्स में एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखें कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। देखिए, एक होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होती हैं, होमोफोन्स। क्या चीज़, होमोफोन्स, यानी उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। कैसे देखें, सपोज मैंने कहा ना कि एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट और लिखा हुआ है एक्सेप्ट। अब कभी कभार क्लास में जब मैं स्टूडेंट्स को कुछ डिक्टेट करा रहा होता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि लिखें एक्सेप्ट, तो एकदम से पूछते हैं सर वो ए वाला एक्सेप्ट है या ई वाला। तो मैं कहता हूँ कि आपको मेरे प्रोनाउंस करने से समझ नहीं आया, तो वो कहें नहीं सर वो दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो सेम है, तो इसलिए वो हम फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। तो एक पेयर ऑफ वर्ड्स तो आपके पास होंगे किस तरह, होमोफोन्स की तरह। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं होमोग्राफ्स। चलिए, आप में अगर कोई इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स वाला है तो वो मुझे ज़रा जल्दी से जवाब दे दे कि ये होमोग्राफ्स फिर क्या होते हैं। होमोग्राफ्स, देखिए होमोफोन्स में आवाज़ एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है। अच्छा, आवाज़ एक जैसे हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है। होमोग्राफ्स में आवाज़ भी एक जैसी है
स्पेलिंग भी एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं, राइट। अब सपोज एक बंदा है, आप वो कहते कि यार आई एम एंगेज्ड, तो अब जरा ये बताइए यहां पर एंगेज्ड का मतलब क्या है। अब फिर आप कहेंगे कि सर ये एंगेज्ड तो ये भी हो सकता है कि भाई मेरी मंगनी हो चुकी है, या फिर एंगेज्ड ये भी हो सकता है कि भाई मैं मसरूफ़ हूँ, ठीक है। इसके मीनिंग बिजी भी हो सकते हैं, मसरूफ़ भी हो सकता है, और आई एम एंगेज्ड मेरी मंगनी हो चुकी है। तो आप कहेंगे कि सर ये एंगेज्ड मंगनी वाले और मसरूफ़ वाले दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम है, दोनों की आवाज़ यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है, राइट। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि एक वर्ड है हमारे पास वेल। अब वेल के आपके पास दो मीनिंग्स हैं, एक वेल का मतलब है अच्छा, और एक वेल का मतलब है कोई कुआं। अब स्पेलिंग्स देख लें, कुएं वाले की भी ये स्पेलिंग्स हैं और अच्छे की भी ये स्पेलिंग्स हैं। अच्छा, जब मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा, कुएं वाला जो होगा उसको मैं कहूँगा वेल, और जो अच्छा वाला होगा मैं उसको कहूँगा वेल। तो आप कहेंगे कि सर इधर कम से कम अगर आवाज़ सेम थी, स्पेलिंग तो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर आवाज़ भी वही है, स्पेलिंग्स भी वही है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसको हम क्या कह देंगे, होमोग्राफ्स, राइट। सिमिलरली देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, राइट। अब सपोज सेल, अब वो बंदा हैरान होता है कि यार ये बायोलॉजी वाला सेल है, या फिर वो प्रिजन वाला सेल है, या वो सेल फोन वाला सेल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स के दोनों वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने कहा ना, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, आपने मेनली फोकस करना है किस चीज़ पर, क्रैमिंग पर, रट्टा लगाना है। पेयर ऑफ वर्ड्स का और कोई सोल्यूशन नहीं, आपने क्या करना है, रट्टा लगाना है। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत सारे हैं, क्या करें, तो फिर हम फिर अगेन स्मार्ट वर्क अप्लाई कर देंगे, A B C L M N R S T, यानी जब आप याद करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स, वो पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लें जो ABC लेटर से स्टार्ट होते हैं, LMN लेटर से स्टार्ट होते हैं, या फिर RST वाले लेटर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ ज़रा ज़हन में रख लें कि पेयर ऑफ वर्ड्स को आपने इस तरह से लेके चलना है। हाँ, अब देखिए कल का हमारा लेक्चर एक और चीज़ के बारे में होगा, लेकिन अभी से मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों से क्या कमिटमेंट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ये सैटरडे और संडे बैठकर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स कंपाइल करूंगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स कंपाइल करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंपाइल करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर कोई हफ्ता 10 दिन बाद मैं ईडियम्स का एक टेस्ट आपको दे दूंगा, पेयर ऑफ वर्ड्स का एक टेस्ट आपको दे दूंगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी आपको एक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो इससे ये होगा, देखिए जब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आएगी ना, तो फिर आप जब आपके ऊपर पाबंदियां लगेगी कि भाई आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, तो फिर आप तैयारी करेंगे, राइट। तो ये
काम इंशाल्लाह मेरे ज़िम्मे। हाँ, एक और चीज़, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई फॉरगॉट टू डिस्कस। देखिए, कल मैंने ग्रुप में, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपके साथ शेयर किए क्या, फैक्ट बुक। ठीक है, हाँ अहमद बरमज़ई इंपॉर्टेंट एसेज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फैक्ट बुक अगर आपने उसको डाउनलोड किया हो, ठीक है, आपने उसको एक नज़र देखा हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपको बहुत अच्छा और ऑथेंटिक डेटा मिलेगा मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने फैक्ट बुक के ऊपर, चलिए मैंने आपको फैक्ट बुक प्रोवाइड कर दी है, फिर आपने देखना है कि सपोज़ अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डॉन न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपने अपने डेटा को अपडेट करना है। फ़िलहाल आज के लिए इसको यहीं पे रोक देते हैं, कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। शाबान, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है क्लास का। देखिए, आप लोगों का मुझे बिल्कुल एहसास है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन सैटरडे संडे बेशक क्लास नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ वहाँ से कुछ टाइम निकाल कर फ़ौरन टेबल के पास पहुँच जाऊँ, चेयर पे बैठ जाऊँ, मोबाइल लगा लूँ, लाइट्स ऑन कर लूँ और लेक्चर दे दूँ। ठीक है, आपसे ज़्यादा शायद मैं आप लोगों के लिए परेशान हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी। देखिए, आपकी कामयाबी असल में मेरी ही कामयाबी है। ठीक है, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं नाकाम हो जाऊँ, तो मेरी कामयाबी के लिए मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि मैंने आपको भी कामयाब करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से 99% करूँगा, आप अपनी तरफ से वो 1% कर लें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।